Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of it chapter number 5 movement towards independence. हमने लास्ट टाइम साइमन कमीशन के बारे में बात किया था, नेहरू कमेटी के बारे में बात की थी और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो डिमांड थी उसके बारे में हमने बात किया था, जिसमें 26 जनवरी एक मेमोरेबल डे बन गया है। ओके, अब हम बात करेंगे दांडी यात्रा की। गांधी जी पे आते हैं। फ्रॉम मार्च 12 टू अप्रैल 6 1930। मार्च 12 को दांडी यात्रा शुरू और अप्रैल 6 तक दांडी यात्रा खत्म हुई थी, जो 1930 में गांधी जी ने किया था। एक छोटा सा पिक्चर हमको यहाँ पे दांडी यात्रा का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे गांधी जी के पीछे बहुत सारे लोग हैं। चलिए देखते हैं, दांडी यात्रा शुरू करते हैं। As a part of civil disobedience movement, Gandhiji decided to go to Dandi village by its sea coast to break the salt law. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अब ये क्या होता है? सिविल मतलब सारे लोग, जो देश के अंदर जितने भी लोग हैं। डिसओबीडियंस मतलब वो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको ओबे नहीं कर रहे हैं, डिसओबे कर रहे हैं। तो वो एक मूवमेंट जो चालू किया था, उसके अंदर गांधी जी ने डिसाइड किया कि भाई हम दांडी विलेज जाते हैं बाई इट्स सी कोस्ट। तो दरिया किनारे जाते जाते हम दांडी विलेज जाते हैं टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। नमक पे पहले टैक्स लगता था, ठीक है, नमक को बनाने में, नमक बेचने में और ये सारी चीजों पे टैक्स लगता था, और वो बहुत ज्यादा टैक्स था, जिसकी वजह से कुछ हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं, कुछ हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, वो बर्बाद हो गई थी। तो ये सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम दांडी यात्रा, दांडी मार्च करते हैं। ऑन द 11th मार्च इवनिंग, 11th मार्च इवनिंग, thousands of people इकट्ठा हुए। इन द असेंबली ऑफ thousands of people, द मैसेज ऑफ सत्याग्रह was sent। तो हजारों लोग के बीच में मैसेज एक दिया गया कि हम सत्याग्रह करेंगे, ठीक है, सत्य का आग्रह करेंगे हम, और ये चीज हम करने वाले। इवन इफ पीपल गॉट अरेस्टेड विथ फर्म डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन वायलेंस, स्ट्रगल अगेंस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यूड। तो भाई ये यात्रा के अंदर भले ही हजारों लोग इकट्ठा हुए थे और कई सारे लोग अरेस्ट हुए उसके अंदर, ठीक है, लेकिन फिर भी एक फर्म डिटर्मिनेशन के साथ, एक फर्म माइंडसेट के साथ कि हमको नॉन वायलेंट ही रहना है, नॉन वायलेंस ही करना है, ठीक है, तो वो दांडी मार्च शुरू रखी, उन्होंने पोस्टपोन नहीं की। स्ट्रगल चालू रहा। 12 मार्च 1930 पे अंडर हिज लीडरशिप गांधी जी कमेंस दांडी यात्रा विथ हिज सपोर्टर्स फ्रॉम हरिजन आश्रम, जो अभी गांधी आश्रम के नाम से बहुत जाना जाता है। सिंगिंग द हाइम, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, पीड़ पराई जाने रे। ओके, तो ऑन 12 मार्च 1930 गांधी जी के लीडरशिप के अंदर दांडी यात्रा शुरू की गई, और वो शुरू हुई थी हरिजन आश्रम से, मतलब गांधी आश्रम से शुरू की गई थी, और वो सब लोग वैष्णव जन तो गाते गाते शुरू किया उन्होंने। Gandhiji said in Dandi Yatra 29th March 1930, I shall die the death of crow and dog, but I will not return to this ashram without attaining पूर्ण स्वराज। तो गांधी जी ने क्या बोला भाई, दांडी यात्रा के बीच में 29th मार्च 1930 को गांधी जी ने बोला है कि भाई आई शेल डाई द डेथ ऑफ क्रो एंड डॉग, मैं भले ही कौवे या कुत्ते की मौत मरूं, ठीक है, मैं ये आश्रम वापस नहीं आऊंगा तब तक जब तक पूर्ण स्वराज में पा ना लूं, पूर्ण स्वराज में अचीव ना कर लूं, ठीक है, पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ब्रेव नेवर रन अवे फ्रॉम स्ट्रगल, द वन हु रन्स बाय सीइंग द स्ट्रगल इज नॉट ब्रेव। तो ब्रेव मतलब जो हिम्मत वाले होते हैं वो स्ट्रगल से भागते नहीं है, ठीक है, जो भाग जाते हैं स्ट्रगल को देख के वो हिम्मत वाले नहीं होते हैं, ये गांधी जी ने बोला था। Gandhiji, along with his supporters, started the Dandi March. This march was 370 kilometers, which included Aslali, Bareja, Nadiyad, Anand, Boriavi, Ras, Jambusar, Bharuch, Surat, Navsari, छोटे मोटे बहुत सारे रीजन बीच में आते थे। यहाँ पे हमको छोटा सा एक मैप दिया गया है जो अभी बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे जो क्लियर है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक साबरमती यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये नडियाद है, यहाँ पे आनंद है, बोरसद है, फिर ये रास है, ठीक है, और जम्बूसर है, भरूच है, मांगरोल है, सूरत है, नवसारी है, और फिर डांडी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यात्रा ये रूप में सफल हुई थी। ओके,
ड्यूरिंग दांडी मार्च इन दिस रीजन्स, ये सारे रीजन्स में जब गांधी जी पहुंचे थे तो लोगों को, पीपल वेर एक्सप्लेन्ड द रीजन फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। तो वहां पे सबको समझाने में आया कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, इससे क्या हो सकता है, और सॉल्ट लॉ क्या है, और उसको ब्रेक करना क्या है, ठीक है, क्यों ब्रेक किया जा रहा है। As Dandi March passed through the small and large towns, people used to clean the village roads, decorate their houses with torrents, and showed conscience for this सत्याग्रह। तो ये दांडी मार्च जब ये छोटे मोटे शहरों से या छोटे मोटे गांव से पास होता था, ठीक है, तो लोग क्या करते थे, लोग विलेज रोड्स एकदम क्लीन कर देते थे, अपने घर डेकोरेट करते थे तोरंट्स से, ठीक है, और वो अपनी अग्रीमेंट बताते थे कि भैया सत्याग्रह बहुत ही बढ़िया हो रहा है और सत्याग्रह जो है वो हमारे फायदे के लिए हो रहा है। तो एक पॉजिटिव वाइब आ रहा है इसमें से कि भाई एक पॉजिटिव चीज हो रही थी वहां पे। दांडी यात्रा हैड अ वंडरफुल इफेक्ट इन क्रिएटिंग एस्टोनिशिंग फेथ, यूनिटी एंड कॉन्शियसनेस अमोंग पीपल। तो दांडी यात्रा जो है उसका एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट आया था और बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आया था। ये पॉजिटिव इफेक्ट था कि भाई लोगों के अंदर एक श्रद्धा बन गई थी, ठीक है, गांधी जी में श्रद्धा बन गई थी, हमारे देश के लिए श्रद्धा बन गई थी और इंडिपेंडेंस के लिए श्रद्धा बन गई थी, यूनिटी एस्टेब्लिश हो गई थी और लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आई थी कि हमको इंडिपेंडेंस की जरूरत है। ऑल ऑफ द नेशन वाज हैविंग अ वेव ऑफ सत्याग्रह। पूरे नेशन में सत्याग्रह का जो एक आग था वो फैल गया था, ठीक है। सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह कितना पावरफुल है वो उनको पता चल गया था। Gandhiji, along with his colleagues and supporters, reached Dandi after 24 days of march 5th April 1930 को। तो 5th अप्रैल 1930 को 24 दिन के बाद गांधी जी जो थे वो दांडी पहुंच गए थे। ऑन अर्ली मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 6th, गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय पिकिंग अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी कोस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे गांधी जी का पिक्चर है, जो सॉल्ट लॉ ब्रेक कर रहे हैं, वो हाथ में ले रहे हैं सॉल्ट को, ठीक है। तो अप्रैल 6 की सुबह को गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दिया था, मुट्ठी भर सॉल्ट अपने हाथ में लेके वो सी कोस्ट के पास खड़े रह के। इन अ लाउड वॉइस गांधी जी स्टेटेड, आई हैव ब्रोकन द सॉल्ट लॉ। तो गांधी जी ने जोर से सबको बोला कि मैंने ये नमक का जो कायदा है वो तोड़ दिया है। आई हैव ब्रोकन द सॉल्ट लॉ। व्हाइल एड्रेसिंग द पीपल गैदर्ड देयर ही अटर्ड, आई by this event am applying salt to the foundation of the building in the form of British Empire। तो वहां पे वो क्या बोले हैं कि भाई मैं ये इवेंट से मैं अप्लाई कर रहा हूं, ये ब्रिटिश एम्पायर जो है उनके घावों पे नमक छिड़क रहा हूं, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि उनके घावों पे उनकी ये जो उनकी ये जो एम्पायर है उस पे मैं नमक छिड़क रहा हूं, मतलब वो बहुत बड़ी इफेक्ट कर रहे हैं। श्री महादेव भाई देसाई हैज कंपेयर्ड दिस इवेंट एज महाभिनिष्क्रमण, ओके, महाभिनिष्क्रमण, द ग्रेट रिनंसिएशन। तो एक पुनर्जन्म हुआ है यहाँ पे, हमको श्री महादेव भाई देसाई बता रहे हैं। जर्नलिस्ट हैं, फोटोग्राफर्स हैं, राइटर्स हैं, इंडिया के हिस्टोरियंस हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अलग अलग कोने से यहाँ पे जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर्स, राइटर्स आए हैं, यहाँ पे विजिट किया है और उन्होंने जो देखा वो उन्होंने अपने रिपोर्ट्स में पब्लिश किया है, उन्होंने न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया है, बुकलेट्स में पब्लिश किया है। तो ऐसे दांडी यात्रा जो साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी 12 मार्च को, वो नेशनली पब्लिश हो गई, नेशनली फेमस हो गई और फिजिकली कंप्लीशन होने के बाद उसने ब्रिटिश एम्पायर को नमक लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक नई जागरूकता मिली, ठीक है, हमारे लोगों के अंदर एक नई जागरूकता आई। द ब्रिटिश पुलिस बीट देम मर्सिलेसली, लाठी चार्ज, अरेस्ट, शूटिंग एंड ऑपरेशन ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन कंटिन्यूड बट एजिटेशन डिड नॉट डिक्रीज। तो ब्रिटिश की जो पुलिस थी, ब्रिटिश की जो एम्पायर के जो सोल्जर्स थे, पुलिस थी, उन्होंने बहुत मारा, मर्सिलेसली मतलब एकदम दया के बिना मारा, ठीक है, लाठी चार्ज किया, अरेस्ट किया, शूटिंग किया, वुमेन और चिल्ड्रन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब उनको फोर्स टॉर्चर किया, ठीक है। लेकिन फिर भी ये एजिटेशन कम नहीं हुआ, ये जो भड़काव था लोगों में वो कम नहीं हुआ।
During Dandi March, numerous constructive programs like boycott of foreign clothes, prohibition of liquor, removing untouchability, Hindu-Muslim unity, and oath to do social services, etc. were held. दांडी मार्च के समय पे, ठीक है, कई सारे ऐसे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स हुए, जैसे फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करना, बॉयकॉट मतलब अबॉलिश करना, नहीं यूज करना, जला देना, ठीक है, फॉरेन क्लोथ्स को जला देना, लिकर का प्रोहिबिशन होना, तो ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम हो गया। रिमूविंग अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को रिमूव करना, ये एक प्रोग्राम लागू किया गया था दांडी मार्च के समय पे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत स्ट्रेंथन हुई, बहुत स्ट्रांग हुई, उन्होंने शपथ ली कि वो सोशल सर्विसेज करेंगे, समाज के लिए वो सर्विस करेंगे। Dandi Yatra and breaking of SALT law brought not only nationwide consciousness, but it brought fame in aspects of non-violent struggle and movements worldwide. तो दांडी यात्रा और ये सॉल्ट लॉ का टूटना, ये हमारे इंडिया के अंदर एक जागरूकता तो लाया ही लाया, लेकिन इतना नाम हुआ ये नॉन वायलेंट स्ट्रगल का, तो क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंट स्ट्रगल कर रहे थे, तो नॉन वायलेंट स्ट्रगल इतना फेमस हुआ कि वर्ल्ड वाइड ऐसा पता चला कि नॉन वायलेंस हम क्या अचीव कर सकते हैं। Processions, programs and assemblies were conducted for boycotting foreign goods, prohibition of foreign liquor and picketing on liquor making, not giving revenue tax, satyagraha for removal of untouchability। भाई कई सारे प्रोसेशंस हुए, कई मतलब प्रोसेशन मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर हल्ला हल्ला करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स हुए, असेंबलीज हुए, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने के, फॉरेन लिकर को प्रोहिबिट करने के, और लिकर मेकिंग पे पिकेटिंग, पिकेटिंग मतलब स्टॉप लगाने का, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हुए। रिवेन्यू टैक्स नहीं देने का सत्याग्रह किया गया अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए। ये एजिटेशंस और ये स्ट्रगल्स को वीक करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने लाठीचार्ज, लोगों को जेल में डाल देना, अरेस्ट कर देना और टॉर्चर कर देना, ये कई सारी चीजों को, कई सारी चीजें शुरू कर दी थी, ठीक है। गवर्नमेंट जो थी वो बस ऐसे ही, उसको कुछ नहीं आता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। पीपल ने रिएक्ट किया बाय डिस्ट्रॉइंग ऑफ रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, दूसरे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो भाई लोगों ने रिएक्ट किया, और रिएक्ट किया क्या किया, रेलवे स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, पोस्ट ऑफिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, पुलिस स्टेशन डिस्ट्रॉय कर दिया, बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर दिए। इंसिडेंट्स लाइक सप्रेशन ऑफ एजिटेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ अब्दुल गफर खान, फ्रंटियर गांधी एट वडाला बॉम्बे। तो भाई एक वडाला बॉम्बे में एक हादसा हुआ था, ठीक है, कि भाई जो एजिटेशन को दबाने का जो काम है अबुल गफर खान ने किया है फ्रंटियर गांधी के नाम से। ये स्ट्रगल जो है फॉरेन लिकर का अंडर द लीडरशिप ऑफ कस्तूरबा गांधी इन बॉम्बे, ठीक है। तो अब्दुल गफर खान जो है वो वडाला बॉम्बे पे उन्होंने ये एजिटेशन को सप्रेस करने के लिए जो हुआ था, वो सारी चीजें उनके लीडरशिप में की गई थी। बहुत ज्यादा एजिटेशन किया था उन्होंने फॉरेन लिकर को सप्रेस करने के लिए, फॉरेन लिकर को बंद करने के लिए। कस्तूरबा गांधी ने बॉम्बे में, घर्षण में और विरमगाम में, ठीक है, ये सारी जगहों पे प्रोग्राम्स किए थे। सॉल्ट लॉ के समय renunciation of government services as well as removal of children from government schools were the major highlights of this movement। तो ये मूवमेंट्स के अंदर गवर्नमेंट सर्विसेज नए लागू किए गए, और चिल्ड्रन जो थे वो गवर्नमेंट स्कूल्स में थे, निकाल दिए गए थे। तो भी ये हुआ था, ठीक है, वो मूवमेंट्स के समय पे। अब हम थोड़ा कुछ बात करेंगे गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी, अब ये सब हो गया, गांधी जी इतने फेमस हो गए तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे भाई, बुलाएंगे गांधी जी को, कॉन्फ्रेंस करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड मोरेटोरियम ऑफ सत्याग्रह। Gandhiji was called upon by the Britishers for the round table conference related to the constitutional structure and reform। भाई गांधी जी को बुलाया गया, ब्रिटिशर्स ने बुलाया गांधी जी को फॉर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुई जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर और उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो उसके मुताबिक बातचीत हुई। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड बट विद द एब्सेंस ऑफ कांग्रेस लीडर्स इट वाज फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब नकामा था, एकदम फालतू था। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ लेकिन कांग्रेस लीडर्स के एब्सेंस के कारण, कांग्रेस लीडर्स कोई नहीं थे, ठीक है, तो ये नकामा हो गया, कोई काम का रहा ही नहीं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। टू रिकंसाइल विद कांग्रेस अ पैक्ट बिटवीन गांधीजी एंड इरविन वाज मेड व्हिच वाज नोन एज द गांधी इरविन पैक्ट।
in which permission of free collection or manufacture of salt by persons near the sea coast and permission of peaceful picketing were the main points. तो गांधी जी और इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ, ठीक है, कांग्रेस के साथ तो थोड़ा अच्छा रिलेशन बनाने के लिए गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, जो हुआ था मार्च 1931 को, जिसमें परमिशन दी गई कि भाई जो पर्सन दरिया किनारे के पास रहते हैं, ठीक है, वो कलेक्ट कर सकते हैं सॉल्ट को और मैन्युफैक्चर कर सकते हैं सॉल्ट को। तो वो परमिशन दी गई वहां पे। और पीसफुल पिकेटिंग, एकदम शांति से, अगर कुछ लिकर बनाना भी है तो लिकर बनाने के लिए अगर कुछ पिकेटिंग करना है या किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो पीसफुल होना चाहिए, वो परमिशन दी गई। In the second round table conference, Gandhiji was the only representative from Congress, and the Britishers had discriminating points for various religious committees, to which Gandhiji was deeply disappointed, and therefore the conference was dissolved. तो अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ तो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में खाली गांधी जी थे, बाकी कोई नहीं था, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो थे उसने क्या किया, खेल खेला। वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने उन्होंने क्या किया कि अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग रिलीजियस कमिटीज के लिए थे। भाई कांग्रेस के लिए अलग, मुस्लिम लीग के लिए अलग, मुस्लिम के लिए, हिंदू के लिए, ये सब अलग अलग रिलीजियस होने लगे थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो गांधी जी बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुए कि वो बहुत ही बुरा हो रहा है, और देयरफॉर कॉन्फ्रेंस को डिसॉल्व कर दिया गया, कॉन्फ्रेंस को नल कर दिया गया, ठीक है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट है बेटा। Keeping in mind the World War situation, the Congress Working Committee decided to end the individual satyagrah, January 1942. तो वर्ल्ड वॉर को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह को खत्म करने का सोच लिया जनवरी 1942 को। ब्रिटिश गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू डिसीव पीपल ऑफ इंडिया बाय क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन जो हुआ था, कुछ मिशन हुआ था, कुछ किया गया था, तो लोगों को एक अलग राह पे ले जाने का जो अटेम्प्ट था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी। मतलब वो भड़काने, जो एजिटेशन चल रहा था इंडिपेंडेंस के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए उसने कुछ क्रिप्स कमीशन लागू किया था। अब मैं आपको बताता हूँ क्रिप्स कमीशन क्या है। भाई क्रिप्स कमीशन जो है वो एक ऐसा कमीशन था, ठीक है, जहां पे एक यहाँ पे क्रिप्स आए थे, जॉन क्रिप्स या ऐसा कुछ नाम है बंदे का, और उसने क्या किया कि इंडिया का सपोर्ट मांगा। वर्ल्ड वॉर जो हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, उसमें इंडिया का सपोर्ट मांगा उन्होंने कि भाई इंडिया हमको सपोर्ट करे, और यहाँ से सोल्जर्स वो भेजते और काम करते, ठीक है। तो ब्रिटिश ने ट्राई किया ध्यान भटकाने का, इंडिपेंडेंस से ध्यान भटकाने का प्रयास किया लोगों का क्रिप्स मिशन से। इंडियंस जो थे वो एंग्री थे और डिजेक्टेड थे, ठीक है। डिजेक्टेड मतलब वो अलग थलग गिने जा रहे थे। देयरफॉर ब्रिटिश रूलर्स में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा था लोगों का, ठीक है। दे अज्यूम दैट द ब्रिटिश डू नॉट विश टू क्विट इंडिया। वो अज्यूम कर रहे थे कि ब्रिटिशर जो है वो इंडिया को क्विट नहीं करना चाहते थे। क्रिप्स कमीशन में ये बताया था कि अगर इंडिया मुझे सपोर्ट, अगर इंडिया ब्रिटेन को सपोर्ट करेगा, इंग्लैंड को सपोर्ट करेगा वर्ल्ड वॉर 2 में, तो उसके बाद अगर ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक प्रोसेस बनाया जाएगा जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बनाएगा और वो इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा। तो ये लोग खुश हो गए थे इसमें, लेकिन फिर भी वो एंग्री हो गए। इंडियंस जो थे वो एंग्री हो गए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारे लोग मर गए थे। उनको लगा कि ब्रिटिशर जो है वो इंडिया नहीं छोड़ेंगे। गांधी जी एडवाइज द पीपल टू कम आउट ऑफ डिस्पेयर एंड बी प्रिपेयर्ड टू गिव अ न्यू एंड लास्ट फाइट। गांधी जी ने बोला कि अब आप टेंशन में से बाहर आ जाइए, ये सारी कंफ्यूजन में से बाहर आ जाइए, और एक नई और लास्ट आखिरी एक जम के फाइट देने के लिए तैयार हो जाइए। ओके, तो भाई 1942 में अगस्त 9 अगस्त 1942 एक रिजोल्यूशन पास हुआ कांग्रेस में, मुंबई में कांग्रेस के जो वर्किंग कमेटी थी उसमें एक रिजोल्यूशन पास किया गया और क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया। On the second day of resolution, Gandhiji, Vallabhbhai Patel, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad and other eminent Congress leaders were arrested. दूसरे ही दिन गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, ये सारे लोगों को ब्रिटिश पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। न्यूज़पेपर बैन हो गए, न्यूज़पेपर्स वर बैन,
रीजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल कांग्रेस लीडर जो थे वो भी अरेस्ट हो गए थे। गांधी जी का अरेस्ट और दूसरे लीडर का जो अरेस्ट हुआ उसमें पूरे देश में स्ट्राइक लग गई और इसमें गांधी जी ने बोला कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी जंग है, आखिरी फाइट है और इंडिया के सारे लोगों को सब प्रयास करने पड़ेंगे इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए। ही गेव द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो। अब ये सिचुएशन आ गई थी। स्ट्राइक्स ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। The rural urban areas of the country, including workers, farmers, youth, students, teachers, businessmen, and women, were in the forefront of this movement. अब मूवमेंट में कौन आगे था? सब बड़े बड़े लीडर्स तो अरेस्ट हो चुके थे, तो वर्कर्स जो थे, फार्मर जो थे, यंग लोग, स्टूडेंट्स, टीचर्स, बिजनेसमैन, सब लोग आगे आ गए थे। वर्कर्स फैक्ट्रीज में स्ट्राइक पे चले गए। आयरन फैक्ट्रीज इन जमशेदपुर एंड कॉटन मिल्स एट मद्रास, सब लोग स्ट्राइक पे चले गए थे। 1 लाख मिल वर्कर्स, 75 कॉटन मिल इंडस्ट्रीज जो अहमदाबाद में थी उसमें 1 लाख मिल वर्कर्स पीसफुल स्ट्राइक पे चले गए 105 दिन तक। कॉलेज और स्कूल ने भी स्ट्राइक ऑब्जर्व किया। फॉर नियरली 3.5 मंथ्स अहमदाबाद के मार्केट्स बंद थे। अब क्विट इंडिया मूवमेंट के समय कौन सी हार्मफुल एक्टिविटीज हुई थी उसके बारे में हम बात करेंगे। एंगर अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज बीइंग एक्सप्रेस्ड फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। छोटे से छोटी जगह से बड़ी जगह तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए गुस्सा एक्सप्रेस हो रहा था। सप्रेशन अगेंस्ट पीसफुल पीपल बाय द ब्रिटिशर्स लेड टू अ वायलेंट सिचुएशन as people not only ransacked the post offices, telegram departments, police stations, railway stations, government buildings, school and college buildings, railway lanes, pools, bridges, roads, लेक भाई यहाँ सारी जगहों पे तो हल्ला बोल ही दिया था, ये सारी जगहों पे तो हल्ला बोल ही दिया था, लेकिन सब चीजें लूट ली। इसमें से जहां जहां से जो लूटना था वो सब चीजें लूट ली और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को आग लगा दी। ठीक है, इसमें रेलवे को सबसे ज्यादा लॉस हुआ था। कई जगह पे तो लोगों ने बॉम्ब यूज किए थे। ठीक है, फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इन क्रशिंग द स्ट्रगल। गवर्नमेंट का फेलियर, ये स्ट्रगल क्रश नहीं कर पाए वो। ठीक है, द गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस द मूवमेंट विथ हार्ड हैंड। हार्ड हैंड मतलब फोर्स करके गवर्नमेंट ने ट्राई किया ये मूवमेंट को सप्रेस करने का। द स्ट्रगल स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय रैंसैकिंग गवर्नमेंट सिस्टम। तो स्ट्रगल्स हुआ था, शुरू हुआ था छोटी छोटी जगहों से और फिर बहुत बड़ा हो गया ये स्ट्रगल गवर्नमेंट सिस्टम को छीन लेने का। 70,000 से ज्यादा लोग जेल में डाल दिए गए थे। 538 गन शॉट्स फायर हुए थे। 1028 लोग ने अपनी जिंदगी गंवा दी थी और 3200 लोग से ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। स्टूडेंट्स वेर इंजर्ड इन गन शॉट्स स्पेशली इन अहमदाबाद एंड पटना। तो अहमदाबाद और पटना में जो हल्ला बोल हुआ उसके अंदर स्टूडेंट्स इंजर हुए थे। A unique political consciousness was created among the people. लोगों के अंदर पॉलिटिकली एक जागरूकता आई। ठीक है, ये मूवमेंट जो है वो क्लियर वार्निंग दे रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को और एक मैसेज दे रहा था पूरे वर्ल्ड को कि इंडिया अब किसी का नौकर नहीं है, इंडिया किसी के बाप का नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रगल जो है वो रियली इंडिया के सारे लोगों को बता दिया और ब्रिटिशर्स को भी बता दिया कि भाई ब्रिटिश भाग जाओ यहाँ से, क्विट इंडिया। ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया नाउ वांटेड फुल इंडिपेंडेंस। सबको अब इंडिपेंडेंस चाहिए था। डोमिनेंट स्टेटस वाला भी कोई बात चाहिए नहीं था हमको। वॉज ऑलमोस्ट इनविजिबल इन दिस स्ट्रगल। हमको कोई डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। आफ्टर अ स्ट्रगल ऑफ 5 years इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस। 5 सालों के बाद, 5 सालों ये स्ट्रगल चला और उसके बाद हमको इंडिपेंडेंस मिली। अब एक अलग थलग चीज चल रही है, देखिए आजाद हिंद फौज एंड सुभाष चंद्र बोस, इसके बारे में हम बात करके बस आज ओवर करते हैं। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस जो है वो उड़ीसा में कटक नाम का जो शहर है वहां पे बॉर्न हुए थे 23 जनवरी 1897 को। उनके पापा एक गवर्नमेंट लॉयर थे ब्रिटिश जुडिशरी में जिनका नाम था राय बहादुर जानकीनाथ बोस।
उनकी मम्मी जो थी वो एक फिलेंथ्रोपिस्ट थी, फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब लोगों का भला करने वाली, ठीक है। पार्वती देवी उनका नाम था। प्रेडिक्शन ये था कि बंगाली, ये जो लड़का है सुभाष चंद्र बोस, बंगाली जो लड़का है वो ब्रिटिशर्स का सर्वेंट बन जाएगा, नौकर बन जाएगा, क्योंकि उसकी उसके पापा गवर्नमेंट लॉयर हैं ब्रिटिश जुडिशरी में। तो ऐसा लग रहा था कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो ब्रिटिशर्स के सर्वेंट बन जाएंगे, लेकिन वो एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर बने ब्रिटिश अंपायर के अगेंस्ट, ठीक है। उन्होंने बढ़िया मार्क्स से एग्जामिनेशन पास की कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज से, और फिर इंग्लैंड पढ़ने के लिए आगे चले गए। उन्होंने आईसीएस एग्जाम पास की, बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम थी वो समय पे, इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है, आईसीएस। तो वो एक बहुत डिफिकल्ट एग्जाम थी और चौथे नंबर पे आके वो एग्जाम पास की उन्होंने। कलकत्ता वो वापस आए और उन्होंने देखा, और उनके दिमाग में ये रिवॉल्यूशन का एक जो बीज था वो प्लांट हो चुका था, क्योंकि उन प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब वो पढ़ रहे थे तब ब्रिटिश प्रोफेसर्स का जो एटीट्यूड था, जो ऐसा घमंड था, ठीक है, इंडियंस के प्रति, वो उन्होंने देखा था। वो बहुत ही इंटरेस्टेड थे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। वो एक एक्टिव मेंबर बन गए नेशनल असेंबली के, ठीक है, और उन्होंने स्वराज्य पार्टी ज्वाइन की 1923 में। उसके बाद वो बहुत ही पॉपुलर हो गई यूथ में, क्योंकि वो तो बस मार काट वाले थे ना सुभाष चंद्र बोस, तो बस मार डालेंगे काट डालेंगे लेकिन आजादी पालेंगे, तो ऐसा था। तो बहुत ही पॉपुलर हो गए थे यूथ में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी वो बड़े नाम पे थे और जेल में भी कई बार गए हैं। 41 की यंग एज में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए थे, ठीक है, और अपना एबिलिटी उन्होंने वहां पे बताया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का, ओके। उन्होंने कांग्रेस छोड़ा क्योंकि गांधी जी के साथ उनका जो ओपिनियन था वो मैच नहीं हो रहा था, क्योंकि गांधी जी जो है वो नॉन वायलेंट थोड़ा, और सुभाष चंद्र बोस जो है वो एकदम वायलेंट, मार काट करके। फिर उन्होंने एक पार्टी एस्टेब्लिश की तो जिसका नाम था द फॉरवर्ड ब्लॉक, और ब्रिटिशर्स के सामने लोगों में आग भड़काई, ठीक है, और रीजन इंडिया के बहुत सारे रीजन उन्होंने ट्रैवल किए। वो इंडियन डिफेंस कोड में अरेस्ट किए गए थे, उनको जेल भी हुई। वो जब जेल हुई तो उनको उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ, प्रॉपर व्यवहार नहीं हुआ। उनकी हेल्थ के उनकी हेल्थ खराब थी, तो वो उनके घर पे ही इम्प्रिजन्ड हो गए थे। उनको घर, क्या बोलते हैं, घर बंदी में रखा गया था, और उन्होंने फास्टिंग शुरू कर दी थी। मरते दम तक वो फास्टिंग करेंगे। एक पठान के भेष में वो पेशावर गए, काबुल गए, ईरान गए, रशिया गए, और फिर जर्मनी, बर्लिन गए। 28 मार्च 1942 को वो जर्मनी गए थे, ठीक है, पठान के बेस में गए थे। कलकत्ता से पेशावर, पेशावर जो है पाकिस्तान में, और फिर काबुल अफगानिस्तान, फिर ईरान, रशिया गए, फिर बर्लिन गए जर्मनी में। इंडियंस जो जर्मनी में रह रहे थे उन्होंने बहुत ही वार्म वेलकम दिया उनको, और उन्होंने बर्लिन के रेडियो से इंडिया के लोगों को एक मैसेज भेजा कि भाई हम ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट फाइट करेंगे। वो जर्मनी में हिटलर को भी मिले और उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए डिस्कस किया, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए थोड़ा डिटेल में डिस्कशन किया हिटलर के साथ। और फिर वो रोम गए, पेरिस गए। रोम जो है वो है इटली में, पेरिस जो है वो फ्रांस में है। वहां पे इंडिपेंडेंस के लिए एक मिलिट्री यूनिट एस्टेब्लिश की और 3000 इंडियंस को रिक्रूट किया उन्होंने वो आर्मी के अंदर। रास बिहारी बोस जो जापान में रह रहे थे, ठीक है, वो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा किया और उन्होंने बनाया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडिया को फ्री करने के लिए आजाद हिंद फौज बनाई गई, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, आजाद हिंद फौज। तो एक 100 इंडियन लोगों के बीच में, मलाय से, जापान से, सुमात्रा, जावा, हांगकांग, बोर्नियो, अंडमान, बर्मा, म्यांमार, ये सारी जगहों से 100 लोग इकट्ठा हुए ये सारी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में आगे काम किया। मोहन सिंह जो जापान में एक वॉर प्रिजनर थे वो भी वहां पे प्रेजेंट थे। मोर ओवर रास बिहारी बोस ने फिर आईएनए के हेड से रिटायरमेंट ले लिया, और फिर आ गया सुभाष चंद्र बोस का टाइम, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे आगे आजाद हिंद फौज एंड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन द नेक्स्ट लेक्चर।
आजाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए बाय बाय, और मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आपका होमवर्क ये है कि एक बार ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक बार रिपीट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा टेक्स्ट बुक में से, जिससे थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। बाय बाय।